नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने इतिहास को डिवाइड करने के आधार देखे थे। पहला आधार था लिपि का आधार और जो है दूसरा आधार था कालक्रम के आधार पर हमने बांटा था। लिपि का आधार आप लोगों ने जो है देख लिया था कि लिपि थी और पढ़ नहीं पाए। एक बार तो थी ही नहीं, एक बार थी और पढ़ नहीं पाए, और एक बार थी और पढ़े भी। इन तीनों पे हम लोगों ने जो है देख लिया है। अब आज का जो टॉपिक है वो है कि कालक्रम के आधार पर इतिहास को हम कैसे बांटेंगे। तो कालक्रम के आधार पर इतिहास को जो बांटने का तरीका है वो ये है कि शुरुआत से लेकर के जब से सभ्यता मतलब मानव सभ्यता ज्ञात है तब से लेकर के और लगभग 3000 ईसा पूर्व तक आते हैं। तो ये आपका जो है मतलब पाषाण काल वाला समय है। और पाषाण काल में भी जो है आपका वही पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों आपके इसमें आ जाएंगे 3000 ईसा पूर्व तक। इसी को हम लोग आद्य मतलब प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। इसके बाद फिर आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब जो लिपि के आधार पे था, कि जिसमें लिपि थी पर हम उसको पढ़ नहीं पाए, तो वो तो लिपि के आधार पर था। अगर टाइम के हिसाब से जो है देखें आद्य ऐतिहासिक काल को, तो ये हड़प्पा काल और वैदिक काल आता है। मतलब लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आता है, जिसमें जो हड़प्पा काल है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व है, और जो वैदिक काल है वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। इसके बाद फिर आपका ऐतिहासिक काल आता है, जिसमें आपके महाजनपद काल से स्टार्ट होता है, जो लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक चल रहा है। तो ये तीन आपके मतलब कालक्रम के आधार पर है। अब इसमें जो पहला वाला था, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, उसको भी तीन हिस्सों में हम लोगों ने बांटा है। मतलब एक आप कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल है, फिर आपका जो है नव पाषाण काल है उसमें। तो जो पूरा पाषाण काल है वो शुरुआत से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। उसको भी हमने तीन आगे फर्दर जो है डिवाइड किया है, वो भी आगे देखेंगे। तो शुरुआत से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक ही आपका पूरा पाषाण काल है। उसके बाद फिर आपका 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक आपका मध्य पाषाण काल है, और 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक आपका नव पाषाण काल है। जो पूरा पाषाण काल है उसको पैलियोलिथिक भी बोलते हैं, जो मध्य पाषाण काल है उसको मेसोलिथिक बोलते हैं, और या कहीं कहीं उसको मेगालिथिक भी सॉरी मतलब माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं, और जो नव पाषाण काल है उसको नियोलिथिक भी बोलते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है पाषाण काल में, वो ये है कि इसको अलग अलग हमने क्यों बांटा। मतलब ऐसा क्यों किया कि मध्य पाषाण अलग पढ़ रहे हैं, नव पाषाण अलग से पढ़ रहे हैं, और पूरा पाषाण अलग से पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ अंतर है, और वो अंतर क्या है, वो अंतर इसके नाम से ही है। जैसे पाषाण लगा हुआ है, मतलब स्टोन एज की बात हो रही है, तो इसका मतलब पत्थरों की ही प्रधानता रही होगी। अब वो पत्थर कैसे थे और किस क्वालिटी के थे, इसी के आधार पे हमने इसको डिवाइड किया है। बस इसका मेन फ्रेम यही है कि पत्थरों के आकार पर और पत्थरों की क्वालिटी पर हमने इसको जो है बांट दिया है। जैसे जो आपका पूरा पाषाण काल है, जो स्टार्टिंग से लेकर के लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का काल है, इसमें क्या था कि इसमें पत्थर बहुत बड़े बड़े थे, मतलब बेडाउल थे, बहुत बड़े थे, हथियार बहुत बड़े थे। क्योंकि उस टाइम पे क्या थे कि उस टाइम पे हमारा क्लाइमेट चेंज उस टाइम तक नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे वनस्पतियाँ, जीव और जंतु ये सब बहुत बड़े आकार के होते थे। वो डायनासोर वगैरह या और भी जो बड़े बड़े आकार के होते हों, वो सब इसी टाइम पर थे। तो चूंकि मतलब जीव जंतु बड़े आकार के थे, तो उनको हम छोटे से तीर या उससे पत्थर के औजार से तो उनको मारेंगे नहीं। उनके लिए हमको बड़ा हथियार चाहिए होगा। इसीलिए पत्थरों के बड़े हथियार बनते थे इस काल में, जो आपका पूरा पाषाण काल है। यही मतलब मोटा अंतर था। उसके बाद फिर आपका जो मध्य पाषाण काल आता है, तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा चेंजेज हुआ। क्योंकि अब वो पूरा पाषाण काल आरंभ से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व था। जब 10,000 ईसा पूर्व खत्म होता है तो ये शुरू होता है, लगभग 4,000 साल चलता है मध्य पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व। इसमें कई सारे जो है चेंज हुए हैं। मतलब इसमें इसी में जो है आपका आइस एज यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। ठीक है, मतलब आइस एज जो है वो आपका पूरा पाषाण काल जब ख़त्म हो रहा था और मध्य पाषाण काल जब जो है शुरू हो रहा था, तो ये जो है ट्रांजिशन फेज है, मतलब संक्रमण का काल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आइस एज खत्म हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि वनस्पतियाँ भी चेंज हो रही हैं और जीव जंतु भी चेंज हो रहे हैं। मतलब जीव जंतुओं का आकार छोटा हो रहा है। अब बिल्ली को मारने के लिए मिसाइल का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं आप, आपको छोटे हथियार चाहिए होंगे। अब चूंकि इसके पहले बड़े बड़े जो है मतलब जानवर थे, तो हथियार भी जो है बड़े थे, लेकिन अब जब जानवर और जीव जंतु छोटे हो गए तो हथियार छोटे हो गए। तो यहाँ पर जो है छोटे हथियार हमको जो है देखने को मिलते हैं।
इसीलिए इसको जो है माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। मतलब जो मध्य पाषाण काल है, जिसको इंग्लिश में मेसोलिथिक एज भी कहते हैं, इसको हम माइक्रोलिथ भी कहते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा। तो ये एक अंतर है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में, कि यहाँ पे औजार जो थे वो नुकीले हो गए और छोटे हो गए, और उसके टाइप में भी चेंज आ गया। वो अभी हम आगे बताते हैं कि क्या जो है चेंज आया। अभी आप इतना समझिए कि यहाँ पे हथियार छोटे हो गए, और ये जो है 10,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक था। अब 6,000 ईसा पूर्व खत्म होता है, उसके बाद आगे का जो 3,000 साल है, मतलब 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 3,000 ईसा पूर्व तक, ये आपका नवपाषाण काल है। ठीक है, नियोलिथिक काल है। इसमें क्या हुआ, इसमें हथियार और भी छोटे हो गए और भी नुकीले हो गए, और उनको दूर तक फेंक करके हम मार सकते थे। तो इस पत्थरों के आकार पर और पत्थरों की क्वालिटी पे ही इसको बांटा गया है। तो ये आपका नवपाषाण काल, मतलब ये खास जो है विशेषता है। अब इसको हम अलग अलग देखते हैं इन तीनों कालों को, कि इसके अंदर इनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो एग्जाम में क्या होता है कि जो आपका ये पूरा पाषाण काल वाला है, जो स्टार्टिंग से लेके जो है 10,000 साल तक, मतलब ईसा पूर्व तक का है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। बस थोड़े बहुत क्वेश्चन बने हैं, वो भी पत्थरों के ऊपर बने हैं कि किस तरह के पत्थर थे, बेडौल थे या कैसे थे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि इस काल के बारे में हमें बहुत कुछ ज़्यादा ज्ञात नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि मानव जो है शिकारी था, वो जो है शिकार करता था, और मतलब चलवासी जो है जीवन पद्धति थी। मतलब वो एक स्थान पे उसका ना कोई आवास था, ना कहीं वो मतलब टिकता था, बस वो शिकार करता था, घूमता रहता था। ऐसे उसका जो है जीवन यापन हो रहा था। इस पर इतने इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। एक इस पे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आवागमन के लिए कोई, मतलब पूरा पाषाण काल में आवागमन के लिए कोई वाहन वगैरह होता था? तो ऐसा नहीं है, उस टाइम पे बैलगाड़ी, इक्का, घोड़ा वोड़ा, ये सब का कुछ विकास नहीं हुआ था। लोग पैदल यात्रा करते थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि पूरा पाषाण काल में आवागमन का साधन क्या था, तो आप ये बताएंगे कि जो है पद यात्रा ही आवागमन का साधन था। और इसी पूरा पाषाण काल में एक क्वेश्चन बनता है कि मानव का विकास किस काल में हुआ, तो वो पूरा पाषाण काल में ही हुआ। अब पूरा पाषाण काल में एक क्वेश्चन और जो है पूछ सकता है कि इसको फर्दर कितने जो है काल में डिवाइड किया गया है, तो इसको भी 3 काल में जो है बांटा गया है, जिसे पूर्व पूरा पाषाण काल कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं, और उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो इन तीनों में कोई खास अंतर नहीं है, तीनों का लगभग लगभग जो है मोटा मोटा आइडिया ये है कि जो है तीनों में जो है मतलब बड़े बड़े पत्थरों की मतलब प्रधानता थी। बेडौल टाइप के उपकरण होते थे। मानव जो है शिकारी था। एक बात ध्यान में जो रखनी है, जो उच्च पुरा पाषाण काल है, उसी में उच्च पुरा पाषाण मतलब जो पुरा पाषाण काल का जो तीसरा वाला हिस्सा है, यहीं पर क्या होता है कि यहीं पे आइस एज खत्म हो रहा होता है, और यहीं से उसके बाद फिर आपका मध्य पाषाण काल शुरू हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में जो है रखनी कि आइस एज की यहाँ पर समाप्ति हो रही है, और मानव का विकास हो रहा है, आधुनिक मानव का विकास हो रहा है। मतलब वो जो सीक्वेंस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है और पिथिकैंथ्रोपस है, उसके बाद निएंडरथल है, क्रोमैग्नन है, होमोसेपियंस है, फिर आधुनिक मानव है। ये जो 6 स्टेज है मानव के विकास की, ये आपके इसी उच्च पुरा पाषाण काल में हो रही हैं, और यहीं पर जो है चित्रकला का विकास हो रहा है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि भीमबेटका, जो नाम सुना होगा आपने, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन, मतलब रायसेन नाम का जिला है, वहाँ पर है भीमबेटका। तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है और किस काल का है, ये भीमबेटका पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो भीमबेटका का स्थान मैंने आपको जो बताया कि मध्य प्रदेश। दूसरा ये है कि ये स्टोन एज से है, मतलब अगर कोई पूछे कि किस काल से है, तो प्रागैतिहासिक काल से है, या स्टोन एज आप बोल सकते हैं कि स्टोन एज से जो है संबंधित है। तीसरा है कि क्या है ये, तो ये गुफा मतलब गुफा जो है चित्रकला है। तो यही भारत में सबसे पुराना जो है चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य है ये। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो है चित्रकला मतलब चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य, चित्रकला मतलब गुफा चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो आपको भीमबेटका से मिलता है। भीमबेटका स्टोन एज से जो है मतलब संबंधित है और मध्य प्रदेश में है। ये एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो ये आपका पूरा पाषाण काल जो जो पैलियोलिथिक जो है लिथिक काल है, ये खत्म होता है। ये इसका टाइम वही शुरुआत से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक था। अब 10,000 ईसा पूर्व खत्म होता है, यहाँ से मध्य पाषाण काल शुरू होता है। मध्य पाषाण काल जो है वो संक्रमण काल है, मतलब ट्रांजिशन फेज है। तो संक्रमण काल हमेशा 2 काल के बीच का काल होता है। तो जैसे जो आपका पूरा पाषाण काल है और जो आपका उच्च पाषाण काल है, या जिसको हम जो है नव पाषाण काल भी बोलते हैं, न्यूलिथिक बोलते हैं, इंग्लिश में जो है न्यूलिथिक बोलते हैं, उनके बीच का काल है ये मध्य पाषाण काल। तो इसमें कुछ खास बातें हुई हैं, इसमें कुछ खास स्थल हैं। तो इसकी विशेषता में इसकी बातें और इसके स्थल, इन 2 पर हमेशा क्वेश्चन बनता है।
तीसरा इसके टाइम टाइम पे कभी क्वेश्चन बना नहीं है, वैसे मोटा मोटा समझिएगा कि जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक था। तो मैंने आपको जो है बताया था इसके पहले कि यहाँ पे आइस एज जो है ख़त्म हो रहा था, क्लाइमेट चेंज हुआ, गर्मी बढ़ने लगी, सूखा पड़ने लगा, वनस्पतियों का आकार छोटा हो गया, जीव जंतुओं का आकार छोटा हो गया, उनको मारने के लिए छोटे हथियार चाहिए थे, इसीलिए छोटे पाषाण हथियारों का यहाँ पर आविष्कार होता है और इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं, क्योंकि हथियार छोटे हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पे पशु पक्षी भी जो है सब छोटे हो गए, मछलियों का शिकार होने लगा। तो हाँ, इसमें एक बात और है कि यहाँ पे जो है प्रक्षेपास्त्र जो है तकनीक का आविष्कार हुआ था, मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब ये मिसाइल का मतलब आज वाला मिसाइल नहीं कि वो नासा और इसरो वाला है, उसमें इंजन लगा है और 3 स्टेज है, 4 स्टेज है, क्रायोजेनिक है, ऐसा कुछ नहीं था। मिसाइल का मतलब ये था कि हथियार छोटे थे, उनको हम फेंक करके मार सकते थे, अपने दूर तक कहीं फेंक के मार सकते थे। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा, ये क्वेश्चन बनता है कि प्रक्षेपास्त्र जो है तकनीक का आविष्कार किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में हुआ, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। दूसरा, तीर कमान का विकास कब हुआ, तो चूंकि तीर भी जो है ऐसे दूर से मारते थे, तो वो भी आपका मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन पूछता है अगर कि पशुपालन का साक्ष्य जो है सबसे पहले किस काल में हुआ, तो वो भी आपका मध्य पाषाण काल हुआ। उसका स्थल पूछ सकता है, तो उसका स्थल जो है वो आदमगढ़ और बागोर है, 2 स्थल हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा पेंच है। जो बागोर, अगर ये पूछता है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो बागौर है, ठीक है, बागौर। और अगर पूछेगा कि पशुपालन के साक्ष्य और कहाँ मिले हैं, तो आदमगढ़ है, आदमगढ़ एमपी में है, तो ठीक है। तो लेकिन अगर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तो बागौर है, भीलवाड़ा जिला है राजस्थान का, वहाँ पर है इसका प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक। उसके बाद यहाँ फिर मानवीय आक्रमण भी के भी साक्ष्य मिलते हैं आपके मध्य पाषाण काल में। फिर वो मैंने क्लाइमेट चेंज वाला आपको बताया था कि जो है क्लाइमेट चेंज का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में 3-4 बातें जो है ध्यान में जो है रखनी है कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, उसके बाद फिर आपका प्रक्षेपास्त्र जो है तकनीक का साक्ष्य, तीर कमान का साक्ष्य, मानवीय आक्रमण का साक्ष्य, और पर्यावरण परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये सारा जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था। और हथियार छोटे हो गए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना, लेकिन है अभी भी पत्थर ही, क्योंकि स्टोन एज है, तो अभी भी ये पत्थर के ही हथियार थे। अब इसमें कुछ और बातें हैं जो है, जो ध्यान में जो है मतलब देने वाली हैं कि मध्य पाषाण काल और इसके बाद आता है उच्च पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल और पूरा पाषाण, इसके पहले वाला, इसमें मैंने आपको जो है बोला था कि पत्थरों के आकार और पत्थरों की क्वालिटी भी था। तो आकार तो मैंने आपको जो है बता दिया कि छोटा होता जा रहा है। क्वालिटी में अगर बात करेंगे तो जो पूरा पाषाण काल है, वहाँ पे जेस्पर और क्वार्टजाइट, ये इस पत्थर के हथियार बनते थे। इस पे कोई कभी क्वेश्चन बना नहीं, लेकिन एक बार ध्यान रहेगा तो इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आता तो आप कर लेंगे कि वहाँ पे किस तरह के पत्थरों का उपयोग हुआ था पूरा पाषाण काल में। तो फ्लिंट था, चर्ट था, जेस्पर है, क्वार्टजाइट है, ये आपका पूरा पाषाण काल में है। अगर पूछता है कि मध्य पाषाण काल में किस तरह के जो है पत्थर है, तो कार्नेलियन है, स्फटिक है, ये 2 पत्थर हैं मध्य पाषाण काल में, ठीक। तो ये इस पे पत्थरों पर जो है क्वेश्चन पूछेगा। बाकी हथियार छोटे थे, आपको बता दिया, माइक्रोलिथिक जो है लिथिक है। और इसमें एक बात और जो है मतलब जो है ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल में हड्डी से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जितना बताया था अभी, उसके अलावा हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसमें अब यह है कि इसमें स्थल वगैरह पूछता है, तो क्या क्या था वो बता दिया। अब स्थल के बारे में हम लोग जो है जानते हैं, जैसे इसमें 4-5 स्थल हैं। अब इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ होता है कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसमें आपको 2 जगहों के पे अलग अलग स्थल हैं, ठीक है। तो नाम दे देगा जगह का, जैसे दमदमा दे दिया, महदहा दे दिया, सराय नाहर दे दिया, लंघनाज दे दिया, ऐसे कई सारा जो है, मास्की दे दिया ऐसे जो है दे देगा, आदमगढ़ दे दिया। और पूछेगा कि ये सॉरी, पूछेगा कि ये किस काल के हैं और क्या प्राप्त हुआ यहाँ से। ये 2 बातें बिल्कुल अच्छे से जो है मतलब याद कर लेनी है कि किस काल के हैं और क्या प्राप्त हुआ है। तो अभी मध्य पाषाण काल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके कुछ स्थल मैं आपको जो है बता रहा हूँ। जैसे लंघनाज है, लंघनाज गुजरात का है, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान, आदमगढ़ जो है वो एमपी का है, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के पास जो है सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, ये 3 स्थल हैं। उसके बाद फिर लेखहिया का नाम जो है सुना होगा, और सांभर है, लंघनाज मैंने आपको बता दिया, ये इतने स्थल हैं। अब इस इन स्थलों से क्या क्या मिला है वो हम देख लेते हैं। जैसे आपका जो है, जो प्रतापगढ़ के पास वाला स्थल है, जो आपका सराय नाहर राय है, महदहा है, दमदमा है,
तो सराय नाहर राय जो है, यहाँ ये पहली बात कि मध्य सराय नाहर राय बिल्कुल याद कर लेना है कि जो है सराय नाहर राय ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, और यहाँ से एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन बनेगा कि एक कब्र में 4 मानव कंकाल किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वो आपका सराय नाहर राय है। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जो है जिले में है, और किस काल का स्थल है, तो मध्य पाषाण काल। हो सकता है ऑप्शन में नव पाषाण काल भी दिया रहे, लेकिन नहीं, ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। ऐसे ही महदहा और जो है दमदमा भी है, तो वहाँ पे देख लेते हैं क्या है। महदहा से जो है ध्यान रखना है कि हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक, एकदम बिल्कुल फिक्स दिमाग में कर लीजिए कि अगर हड्डी के उपकरण पूछा जाएगा मध्य पाषाण काल में, तो वो महदहा होगा, प्रतापगढ़ वाला। दूसरा है युगल समाधान, भी यहीं से मिला हुआ है, मतलब एक ही कब्र में 2 लोगों को एक साथ जो है दफनाया गया है यहाँ पे, ये है महदहा। उसके बाद फिर जो है दमदमा अगर पूछता है, तो दमदमा में 41 नर कंकाल पाए गए हैं अगर संख्या पूछेगा तो, जिसमें से एक कब्र ऐसी है जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ पाए गए हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो सराय नाहर राय था उसमें एक कब्र में 4 मानव कंकाल एक साथ हैं सराय नाहर राय में, लेकिन जो आपका दमदमा है यहाँ पे एक कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ कहाँ पाए गए हैं, तो दमदमा है, और अगर एक कब्र में 4 मानव कंकाल एक साथ कहाँ पाए गए हैं, तो वो सराय नाहर राय है। ये सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, ये तीनों मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, यूपी के प्रतापगढ़ में है, और तीनों में क्या क्या है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद लेखैया है, लेखैया में जो है 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो कंकालों को जो दफनाने का डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो पश्चिम और पूरब में है। इसमें जो है दिशा पर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो पश्चिम, मतलब जो सर वाला हिस्सा है वो पश्चिम में था और पैर वाला हिस्सा पूरब में था। बागौर मैंने आपको बताया कि भीलवाड़ा राजस्थान, ये पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है यहाँ पे, इससे पहले पशुपालन का साक्ष्य कहीं नहीं मिलता, और ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये ध्यान रखना है। फिर आदमगढ़ है, वो भी पशुपालन का साक्ष्य मिला है, एमपी में है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। उसके बाद सांभर आपका राजस्थान में है, यहाँ पे प्राचीनतम वनस्पति का जो है साक्ष्य मिला है। और गुजरात का लंघनाज है, लंघनाज भी जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ पे 14 नरकंकाल मिले हुए हैं। इतना ये स्थल हो गए। अब इसमें जो 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में मानव कंकाल का सबसे पहली बार साक्ष्य कहाँ मिला, भारत में पूछ रहा है, तो वो नर्मदा घाटी है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल में हुआ। साक्ष्य कहाँ पे मिला है, राजस्थान का बागौर है। खाद्यान्नों की कृषि अगर पूछता है कि सबसे पहली बार खाद्यान्नों की कृषि कहाँ हो गई, तो ये नव पाषाण काल है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर क्वेश्चन बनेगा कि मानव द्वारा उपयुक्त सबसे पहला अनाज कौन सा है, ठीक है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में सबसे पहला बार मानव ने किस अनाज का प्रयोग किया है, तो वो जौ है। और अगर स्थान पूछता है तो पश्चिम एशिया है। समय पूछता है तो लगभग 8000 ईसा पूर्व है। 8000 ईसा पूर्व का मतलब ये पूरा पाषाण काल की बात हो रही है, ठीक, मध्य पाषाण काल भी नहीं है, पूरा पाषाण काल है। उसके बाद भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहला अनाज जौ। उसके बाद फिर चावल का सबसे जो है प्राचीनतम साक्ष्य, तो ये कोल है, कोल ये है आपका प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद। इलाहाबाद की बेलन घाट, मतलब बेलन जो है नदी है वहाँ पे मतलब बेलन घाटी में कोल नाम का स्थान है, जहाँ पे हमको चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ठीक है, भारत में। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है, तो लहुरा देव है। लहुरा देव भी यूपी में है, यूपी का जो संत कबीर नगर है वहाँ पर लहुरा देव है। यहाँ पे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है। लेकिन अगर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तो कोल इलाहाबाद है, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में। अगर क्वेश्चन है कि जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ है, तो लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। और अगर भारतीय उपमहाद्वीप बोल देता है तो फिर वो पाकिस्तान का मेहरगढ़ है। यहाँ पे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ में। लेकिन ये बात है भारतीय उपमहाद्वीप की, अगर भारत बोलेगा तो लहुरा देव लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक स्थल ऐसा है जहाँ पे पाषाण काल का भी वो मिला हुआ है, और उसके बाद फिर हड़प्पा काल, मतलब पाषाण जो है, काल का मतलब कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, उसके बाद हड़प्पा काल। इन सबका पुरातात्विक अवशेष किस स्थल से मिला है, ये क्वेश्चन अगर बनता है तो वो भी जो है मेहरगढ़ है, पाकिस्तान का। तो ये आपका पूरा हो गया मध्य पाषाण काल के बारे में। अब हम आगे आते हैं नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में ये है कि मतलब हथियार जो है, और जो है मतलब जो है छोटे हो गए थे। अब यहाँ पर भी कुछ स्थल हैं और यहाँ की भी कुछ बातें हैं।
तो हथियार छोटे हो गए ये तो कोई बात नहीं, तो आप जो है मतलब समझ गए हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था ना, ऐसे ही जो नव पाषाण काल है वहाँ पे कृषि का विकास होता है। इसका मतलब जो मध्य पाषाण काल है उसमें कृषि नहीं थी, कृषि कहाँ पे हुई है, कृषि जो है नव पाषाण काल में आई है। अब कृषि जब हो गई तो एक दो बातें और जो है मतलब ध्यान में आपको रखनी है कि जब कृषि होगी, हम खेती करेंगे तो अन्न उगाएंगे, अगर अन्न अधिशेष हो गया जो है मतलब सरप्लस क्वांटिटी में हो गया तो उसको रखेंगे कहाँ, तो मतलब रखने के लिए हमें कुछ पात्र चाहिए होगा, तो यहाँ पे फिर मृद भांड का विकास होता है। ठीक। और तीसरी बात यह है कि जब कृषि हम कहीं करेंगे तो उस स्थान को की सुरक्षा के लिए हम उसके आसपास आवास बनाकर रहेंगे, ताकि वो उस स्थान को हो कि जो है सिक्योरिटी हो सके, सेफ्टी हो सके। तो इसलिए यहाँ पे मतलब अस्थाई निवास का भी जो है साक्ष्य मिलता है। तो तीन बातें एक साथ होंगी, नवपाषाण काल में कृषि का विकास होगा, अस्थाई आवास का विकास का जो है विकास होगा, और तीसरा मृदभांड का विकास होगा। ये तीनों चीज़ें एक साथ होंगी नवपाषाण काल में। ठीक है। और यहीं पर क्या होगा कि जब आप आदमी खेती कर रहा है तो खेती में उसको, जैसे आजकल हल वगैरह जो है मतलब आजकल थ्रेसर वगैरह हो गए, उस टाइम पे हल थे, तो उसको ज़मीन की जो है मतलब जुताई करने के लिए उसको कोई क्या कहते हैं औजार या फिर जो है धातु चाहिए होगी। तो यहाँ पर पहली बार जो है धातु का प्रयोग किया इंसान ने, और पहली जो प्रयुक्त की गई धातु थी वो तांबा थी, कॉपर थी। तो इस पर भी जो है क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली बार जो है धातु का प्रयोग किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। कौन सी धातु इस्तेमाल की गई, तो तांबा इस्तेमाल की गई। तो ये नवपाषाण काल के बारे में इतना आपको जानना है कि क्या क्या हुआ था। खेती का विकास हुआ था, उसके बाद फिर अस्थायी निवास का भी जो है विकास हुआ, मृदभांड का विकास हुआ, महान परिवर्तन इसमें हुए, गांव का विकास हुआ, घर का विकास हुआ। जो गांव घर बन रहे थे वो कच्ची ईंटों के बनते थे, आयताकार बनते थे। उत्पादन जो होता था खेती वाला उसको स्टोर करने के लिए मृदभांड का निर्माण होता था। ये मृदभांड हमारे जो थे वो मतलब हाथ से बनाते थे और चाक से बनते थे। पशुपालन का साक्ष्य भी, अब जब पशुपालन मध्य पाषाण काल में हो गया तो फिर यहाँ तो होगा ही होगा, तो उसका भी जो है मतलब जो है साक्ष्य मिला है। हड्डी के उपकरणों की भी जो है मतलब यहाँ पर शुरुआत आपको दिखती है। अब जैसे मध्य पाषाण काल में कुछ फेमस स्थल थे, सराय नाहरराय, दमदमा, महदहा, लंगनाज, लेखैया, ये सब कई सारे थे। ऐसे ही नव पाषाण कालीन भी कुछ स्थल हैं, उनका भी हमको आपको जो है नाम देखना है। उसमें एक आपका बुर्ज होम है, एक आपका जो है गुफ कराल है, उसके बाद फिर आपका कोल्डिवा है, चौपानी मांडो है, और महगरा है, मास्की है, ब्रह्मगिरी है, संगन कल्लू है। ये सारे स्थल हैं। जो बुर्ज होम है वो मानव के साथ कुत्ते को जो है दफनाने का साक्ष्य मिला है, यहाँ पर गर्तावास है। और ये कश्मीर में है। जो गुफ कराल है यहाँ पे हड्डी के उपकरण हैं, ये भी जो है कश्मीर में है। उसके बाद फिर कोल्डिवा हमने हमने आपको बता दिया, ये आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल है। चौपाली मांडू भी आपको पूछ सकता है, यहाँ पे जो है मृदभांड मिला हुआ है। उसके बाद इसमें एक स्थान पूछता है संगन कल्लू। संगन कल्लू जो है ये कर्नाटक में है, और यहाँ पर जो है राख का टीला मिला हुआ है। ठीक है।